संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल विकसित भारत का कालखंड होगा। आरबीआई के गवर्नर ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा की। रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल होगी मतगणना। और देश भर में आज मनाया जा रहा है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। ये सत्र इस महीने की 29 दिसंबर तक चलेगा। एक ट्वीट में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि संसद के 23 दिन के शीतकालीन सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। उन्होंने बताया केंद्र सरकार विधायी कामकाज और अन्य मामलों पर रचनात्मक बहस चाहती है। ये पहला सत्र होगा जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति के रूप में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन अपने संबोधन में कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही भारत को G20 समूह की मेजबानी का दायित्व मिला है। साथ ही ये समय अमृतकाल के आरंभ का समय है। ये अमृतकाल एक नए विकसित भारत के निर्माण का कालखंड तो होगा ही, साथ ही भारत इस दौरान विश्व के भविष्य की दिशा तय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जब देश दो महत्वपूर्ण अवसरों का साक्षी बना है। अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया ने भारत को G20 समूह की मेजबानी का दायित्व सौंपा है। साथ ही ये समय अमृतकाल के आरंभ का समय है। ये अमृतकाल एक नए विकसित भारत के निर्माण का कालखंड तो होगा ही, साथ ही भारत इस दौरान विश्व के भविष्य की दिशा तय करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। सत्र से पहले कल नई दिल्ली में संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन ने भाग लिया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि सरकार अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। पहले ये अनुमान 6.5% था। चुनौतीपूर्ण बाहरी परिस्थितियों के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रशंसा करते हुए विश्व बैंक ने बताया कि अन्य उभरते हुए बाजारों की तुलना में भारत ने वैश्विक समस्याओं का बेहतर तरीके से सामना किया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने कहा कि बाहरी चुनौतियों के बावजूद अत्यधिक घरेलू मांग के कारण भारत के पूरे विश्व में सर्वाधिक उभरती हुई मुख्य अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी की गई। इससे रेपो रेट बढ़कर 6.25% हो गया है। These actions will strengthen the medium-term growth prospects of the Indian economy. Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate, as I have said, by 35 basis points to 6.25% and to remain focused on withdrawal of accommodation while supporting growth. As regards the stance of the monetary policy, the MPC took a holistic view of the policy rate and the liquidity conditions relative to inflation. इसी प्रकार फिच रेटिंग्स ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 7% बनाए रखी है। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि इस वर्ष भारत सर्वाधिक तेजी से बढ़ते हुए बाजारों में से एक हो सकता है।
गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों में 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती कल होगी। उत्तर प्रदेश में रामपुर और खतौली, राजस्थान में सरदार शहर, बिहार में कुढ़नी, ओडिशा में पद्मपुर और छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुआ था। निर्वाचन आयोग ने सुचारू और शांतिपूर्ण मतगणना के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पेमेंट फेल। लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। देश भर में आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल आज ही के दिन शहीदों और मातृभूमि की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के जवानों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए लोगों से धन एकत्र करने के लिए मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस सशस्त्र बलों के शौर्य, साहस और बलिदान को याद करने का दिन है। एक वीडियो संदेश में श्री सिंह ने सभी से बहादुरों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने की अपील की। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शहर में कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। इन्हीं में से एक है सेंट्रल लाइब्रेरी। बिलासपुर संभाग की इस सेंट्रल लाइब्रेरी का संचालन बीते 2 साल से किया जा रहा है। लाइब्रेरी को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लाइब्रेरी में छोटे बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक सभी के लिए ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजक किताबें उपलब्ध हैं। साथ ही लोग ई लाइब्रेरी का भी लाभ उठा रहे हैं।
विद्यार्थियों ने लाइब्रेरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ये एक अच्छी पहल है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भी यहाँ किताबें उपलब्ध हैं। के करीब हो गया। केंद्र सरकार के द्वारा ये सेंट्रल लाइब्रेरी जो ओपन हुआ है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इस सब से हम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। स्टूडेंट्स साथ ही प्लस और भी अदर सिटीज़न काफ़ी ज़्यादा उन सभी को फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से आ रही हूँ तो मैंने देखा है कि अदर एज के लोग भी जैसे स्टूडेंट के अलावा और बाकी सब भी यहाँ आते हैं। प्लस यहाँ सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, आपको बुक्स मिल पाएंगे, आपको कुछ भी मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करने हैं उसके लिए यहाँ बुक प्रोवाइड है। वाईफाई की अच्छी कनेक्शंस हैं, कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें आप सभी बैठ के पढ़ सकते हैं। और ये बहुत अच्छा स्कीम है। मुझे लगता है इस तरह की स्कीम और बहुत सभी ज़िले में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पढ़ाई का एक बेहतर एटमॉस्फेयर मिलता है, हमें अच्छी किताबें भी मिल पाती हैं, जितनी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की किताबें हैं, साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स की किताबें हैं। मेरा नाम सिवी रावत है। मैं यहाँ रोज़ आती हूँ लाइब्रेरी, सुबह 8 बजे आ जाती हूँ। ये जो केंद्र सरकार की तरफ से खुला है ना लाइब्रेरी, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। यहाँ हर स्टूडेंट आते हैं, यहाँ पर जिनकी शादी भी हो गई उन लोग भी पढ़ने के लिए आते हैं, बच्चे लोग भी आते हैं, 11th के आते हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10th के भी बच्चे लोग आ रहे हैं, उन लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। बैंक, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, हर तरीके के आपको स्टूडेंट मिल जाएंगे। यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है, आपको कोई सी भी बुक चाहिए वो बुक मिल जाएगी। ग्रंथपाल एम महिलांगे ने बताया कि वर्तमान में इस लाइब्रेरी में 1200 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। हमारे यहाँ 1200 मेंबर रजिस्टर्ड हैं। उनके द्वारा प्रतिदिन हमारा जो लाइब्रेरी सुबह खुलने का टाइम है 8 बजे से रात 10 बजे का, उस बीच में पूरा लाइब्रेरी भीड़ रहता है। उसमें बच्चे जैसे 1200 है, हम ऐसे मैनेज करते हैं कि हर मतलब बच्चे जो हैं अपने अपने सुविधा के अनुसार, जैसे कोई 4 घंटा बैठ के जा रहा है, कोई 8 घंटा, तो इस प्रकार से अपने टाइम को उन लोग मैनेज करते हैं और 1200 बच्चों को यहाँ बैठक व्यवस्था उपलब्ध कराया जाता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एमडी कुणाल दुदावत ने बताया कि सेंट्रल लाइब्रेरी हमारा एक डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है जिसमें सभी प्रकार की पुस्तकें और अत्याधुनिक फर्नीचर आदि की व्यवस्था की गई है। लाइब्रेरी हमारा एक डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है। इसमें जो बच्चे हैं उनके लिए एक एम्बियंट सिटिंग एम्बियंस, जिसमें कि पढ़ाई जो है उचित तरीके से हो सके, अत्याधुनिक फर्नीचर, सभी प्रकार की बुक्स जो कि उनकी आवश्यकता है वो सभी रखा गया है। साथ के साथ डिजिटल लाइब्रेरी में डिजिटल कंपोनेंट भी रखा गया है। वहाँ पे नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स भी हैं जिन पे कि आप अपना अध्ययन कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, रीडिंग मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। वर्तमान में जो इनिशियल कैपेसिटी थी उसमें से 100 का कैपेसिटी एडिशन एक फ्लोर का और किया गया है। इससे बच्चों को जो मिल रही सुविधाएं हैं और ज़्यादा बच्चे एवं जो शहरवासी हैं वो लाभान्वित हो सकेंगे। सेंट्रल लाइब्रेरी परिसर में इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किया गया है। यहाँ प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी और इंक्यूबेशन सेंटर में जहाँ युवाओं के नए इनोवेशन को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वहीं उनके कैरियर को संवारने में भी मदद मिल रही है। विश्व मृदा दिवस के उपलक्ष्य में भिलाई में विद्यार्थियों के लिए मिट्टी गुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। हुडको स्थित स्वामी स्वरूपानंद महाविद्यालय में मृदा जहां जीवन शुरू होता है थीम पर आयोजित कार्यशाला में विद्यार्थियों ने मिट्टी के प्रारूपों को जाना तथा उसकी गुणवत्ता बढ़ाने व मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा आदि की जानकारी लेने के बाद प्रयोगशाला में गमले में पौधे लगाकर पौधों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग भी किया। छात्राओं ने प्रशिक्षण के बाद दूरदर्शन समाचार से चर्चा करते हुए अपने अनुभव साझा किए। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सॉइल की फर्टिलिटी को मोटिवेट कर सके, जिसका एक ज़रिया हम कर रहे हैं कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स ना यूज़ करके बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, जिसके वजह से सॉइल जो है वो नेचुरली फर्टाइल हो बिना किसी केमिकल्स के, और ताकि उसमें बिना कोई केमिकल्स नहीं होगा तो उसके वजह से फिर कोई बीमारी या कोई महामारी नहीं होगी, और उसके वजह से जितने भी कैंसर्स वगैरह जो आजकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो नहीं होंगे। हम लोग यहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग घर में ही बनाते हैं। जैसे हमारे कैंटीन में जो भी मतलब वेजिटेबल्स के फ्लैशेस वगैरह जो भी निकलते हैं उसको हम लोग इकट्ठा करके उसका पानी यूज़ करते हैं। इकट्ठा करके जो पानी निकलता है उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन में यूज़ करते हैं। हमें यहाँ पे
सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे ये ब्रॉथ बना के रखते हैं। ये ब्रॉथ हम इन प्लांट्स में यूज़ करते हैं। ये हमारे सॉइल में जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में फास्फोरस प्रेजेंट होता है उसको ये ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है और ये फास्फोरस प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। कॉलेज के सूक्ष्म जीव विज्ञान की विभाग अध्यक्ष और प्रशिक्षक डॉक्टर ए शमा बेग ने विद्यार्थियों को मिट्टी के प्रकारों तथा ऑर्गेनिक तरीके से उसे गुणवत्ता युक्त बनाने के संबंध में प्रशिक्षित किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में मिट्टी की सुरक्षा बेहद जरूरी है और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के मकसद से ही विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो 2065 तक के सॉइल्स जो हैं वो पूरी बंजर बन जाएंगी। उसको बचाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को हम वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताते हैं, जैसे राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वीए माइकोराइजल फंजाई है और प्रोफाइल हमने बनाया है माइक्रोबियल सॉइल एनालिसिस का, हमारे डिपार्टमेंट का ये है सॉइल एनालिसिस का प्रोफाइल, जिसमें अगर मिट्टी में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो उसकी उर्वरा को बयान करता है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर हंसा शुक्ला ने भी प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।